कैसे हैं आप लोग? एकदम शानदार। भाई देवे, आज हमारे और आपके मिलने की वजह आपके 12th की केमिस्ट्री का एक शानदार चैप्टर है, सोल्यूशन। नाम तो सुना ही होगा। एक्चुअल में जब से आपने पढ़ना शुरू किया होगा केमिस्ट्री को, हर जगह आप सोल्यूशन टर्म को सुनते होंगे। सुना है कि नहीं? वैसे भी एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा का मतलब यहाँ पे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आंसर नहीं जाते आप। तो इसको जानना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो 12th का एक शानदार चैप्टर है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने 11th की केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपको चैप्टर टफ लगने वाला है, 12th की केमिस्ट्री टफ लगने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लेक्चर आपके सामने होगा कि 11th आपने अच्छे से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, समझ तो आपको आएगा ही। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। ठीक है भाई देवे, आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोग पढ़ोगे इस चैप्टर में सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, कंपोनेंट के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन और उन सबके एग्जांपल्स। एंड इसके बाद पढ़ोगे आप, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म। पहले देखते हैं इस चैप्टर में है क्या कंसंट्रेशन टर्म्स। जब कंसंट्रेशन टर्म्स में मेनली जैसे आप पढ़ते हो, परसेंटेज कंसंट्रेशन दिया होता है, मोल फ्रैक्शन मिलेगा। मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा यूज में आता है इसमें। मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, फॉर्मेलिटी है ना, नॉर्मेलिटी है। हालांकि इसमें है नहीं, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से जरूरी जानना आपको इसके बारे में। तो सब यहाँ डिस्कस करेंगे। और पीपीएम कंसंट्रेशन भी आता है, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सब आएंगे कंसंट्रेशन टर्म के अंतर्गत। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी। किसकी किसकी? एक तो इसमें रहेगी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये पढ़ोगे आप। एक रहेगी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, इसी में आपको मिलने वाला है हेनरी लॉ। यहां पढ़ोगे आप हेनरीज लॉ इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक, तो यहाँ पे ये मिलेगा आपको हेनरी लॉ। ये दो टॉपिक हो गए, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में एंड गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। हेनरी लॉ आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे अलग अलग सॉलिड को डिजॉल्व करेंगे और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर चेक करेंगे हम लोग। कौन सा सॉलिड किस सॉल्वेंट में ज्यादा डिजॉल्व होगा, या डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स होंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, और इसके बाद एक शानदार टॉपिक है, पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, वेपर प्रेशर। यहाँ पे आपको मिलेगा राउल्ट्स लॉ। इसमें भी मिलेगा आपको वेपर प्रेशर में राउल्ट्स लॉ। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ेंगे इसको हम लोग। ठीक है, एंड आफ्टर कोलिगेटिव इसमें कौन कौन सी है पढ़ा होगा आपने। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे प्रॉपर्टीज। बहुत शानदार डिस्कशन होगा, मजा आएगा। इसमें है रिलेटिव लोअरिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड इन सब टॉपिक के बाद एक टॉपिक और पढ़ा जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर। एक नाम और यहाँ मिल जाएगा आपको एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतने पार्ट्स हैं।
और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। लेकिन आपको इसकी भी समझ अच्छी होनी चाहिए कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, ठीक है। और हेनरी लॉस तो जानते ही हो, है ना, देखना क्या है। लेकिन बिल्कुल भी परेशान ना होना अगर आपको 11th केमिस्ट्री ना आती हो तो, या अगर आप सोच रहे हो कि 11th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा कैसे किया जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक लेवल से। आप बस लगातार कंटिन्यू देखते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। हर टॉपिक को जैसे आपके बुक में दिया गया है, हर टॉपिक का अलग अलग लेक्चर होगा, सीक्वेंस के क्रम में होगा। तो जो भी टॉपिक आपको देखना होगा उस टॉपिक को आप देख सकते हो, समझ तो आएगा, ठीक है। डर रहे हैं क्या आप? यार मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा ही, सीखने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा ना। अगर सीखना हो जीवन को समझना है रियल में, तो लूडो से सीखिए। लूडो गेम खेला ना, लूडो सीखिए। हमेशा क्या सोचते हो कि 6 है, लेकिन एक भी आ जाता है तो चाल तो चलनी पड़ती है ना। यही हाल जीवन का है, सीखने के लिए चलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले तो आपको समझना होगा मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर, अरे यार मिक्सचर तो आप कभी न कभी बनाए होंगे। गर्मी का टाइम आ गया तो गर्मी में तो मिक्सचर आप बनाते ही हो। शरबत ही बनाते क्या? तो शरबत क्या है? वो भी तो मिक्सचर है। रियल में जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर मतलब क्या है? कभी भी कहीं पर भी आप 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिला दो, अगर आप बन के मिक्सचर, या 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हो तो वही बन जाता है मिक्सचर, ठीक है। जैसे शुगर को आपने मिला दिया वाटर के साथ, 2 कंपोनेंट हो गए, बन गया मिक्सचर। मिट्टी को आपने पानी डाल दिया, बन गया मिक्सचर। मिक्सचर कहीं पर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल जाते हैं तो मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। और मिक्सचर की 2 बातें होती हैं। मिक्सचर जब बनता है तो 2 चीजें होंगी। जब बनेगा कहीं पे मिक्सचर तो वहां पे 2 बातें आएंगी, वह या तो बनेगा होमोजीनियस या बनेगा हेट्रोजीनियस। या तो बनेगा कैसा? होमोजीनियस, ठीक है, या बनेगा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर, 2 तरह के मिक्सचर होते हैं। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस होता है? जैसे आपने कभी मिट्टी को पानी में घोल दिया अच्छे से, क्या मिट्टी में पास चाक, जैसे लिखते हैं हम लोग बोर्ड पे, ठीक ना, मिट्टी या चाक को आपने पानी में घोल दिया, घोलने के बाद अच्छे से मिला दो, खूब अच्छे से मिला दो। मिलाने के बाद आप उसे थोड़ी देर शांत छोड़ दो, तो आप क्या पाएंगे? मिट्टी थोड़ी देर बाद नीचे बैठना स्टार्ट कर देती है। ऐसा होता है कि नहीं? तो जब वह नीचे बैठना शुरू कर दी है, इसका मतलब वह हेट्रोजीनियस है। तो ऐसे मिश्रण को आप, ऐसे मिक्सचर को आप नाम देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज क्लियर? और एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जिसको आपने घोला, ठीक है, यानी जिनको आपने मिलाया है, जिन लोगों को आपने मिलाया है एक दूसरे के साथ, वे एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं कि आप उनको अलग अलग नहीं पहचान पाओ। मिलने के बाद आप चाहे ऐसे रख दें तो वह अलग अपने आप होते भी नहीं है, चाहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, चाहे किसी मेथड से, सिंपल मेथड से आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। मतलब जब ये मिलते हैं, मिलने के बाद यह अपनी जो इंडिविजुअल, मिलने से पहले जो प्रॉपर्टी थी के, वो प्रॉपर्टी खो देते हैं, एक नई प्रॉपर्टी बनाते हैं। होमोजीनियस का मतलब ये हो गया, जैसे आप मान लो यहाँ पे ऐसे है कंटेनर, एक कंटेनर बना दिया हमने, तो इसमें अगर आपने बना दिया सोल्यूशन, तो यहाँ पर यानी पूरे में जो है, जो यहाँ पे नेचर होगा विलियन का, सोल्यूशन का, वही नेचर यहाँ पे होगा, वही नेचर यहाँ पे होगा, वही नेचर यहाँ पे होगा। यानी कि हर जगह एक जैसे कंसंट्रेशन शो करेंगे, एक जैसा नेचर शो करेंगे। होमोजेनियस का मतलब जितना सॉल्यूट यहाँ उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, हर जगह होगा। यानी वह कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम कोई नहीं रह सकता। थ्रू आउट क्या? एक जैसा मिक्सचर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बराबर रूप से वितरित होते हैं, एकदम एकदम बराबर। जितना यहाँ उतना यहाँ, हर जगह बराबर रहेंगे वो लोग जिनको आपने मिलाया है। ये हो जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। और जो होमोजेनियस मिक्सचर बनते हैं, जो उनके पार्टिकल्स की साइज होती है
वह ऑलमोस्ट 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक ही हो सकती है। इस सोल्यूशन में ऐसा होता है। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट की जो पार्टिकल्स की साइज है ऑलमोस्ट इसी रेंज में रहती है। ये हो जाते हैं, ये कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components or 2 or more substance is called solution. Homogeneous mixture of 2 or more substances is called solution. दो या दो से ज्यादा पदार्थ को आपने मिला दिया और बनाते हैं अगर होमोजेनियस मिक्सचर, तो उसे आप नाम देते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन देखे होगे आप, कभी न कभी आप चीनी को पानी में घोल के पिए होंगे। चीनी को पानी में घोलने के बाद क्या आप चीनी के पार्टिकल्स को देख पाते हो? नहीं देख पाते ना। पानी की जैसा हो सकता है, वो क्या है? होमोजेनियस हो चुका है, मतलब वो सोल्यूशन हो चुका है। नमक को आपने पानी में घोला कभी? घोले होंगे। वो भी क्या है? नमक को आप पानी में खोज पाते हो क्या घोलने के बाद? नहीं खोज पाते ना, तो क्या हो गया? होमोजेनियस मिक्सचर, वो भी हो गया सोल्यूशन। ठीक है। ड्रिंक करने वाले पानी में अल्कोहल मिला पीते हैं कि अल्कोहल पानी मिलाते हैं? जो भी है, पानी में अल्कोहल या अल्कोहल पानी मिला पीते हैं। क्या जब आपने पानी में अल्कोहल मिला दिया तो क्या आप देख के पहचान पाते हो क्या कि उस पे कहाँ गया अल्कोहल, कहाँ पानी है? नहीं, पूरी मिल चुका होता है। वो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब हो गया सोल्यूशन। बहुत काम का चीज है ना, बहुत काम का टॉपिक है। अब एक्चुअल में आपकी बॉडी में, आपके शरीर में जितनी प्रोसेस होती हैं, जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब के सब किसी न किसी सोल्यूशन के अंदर होती हैं। तो एक खास बात याद रखना, आपकी बॉडी में जितनी प्रोसेस होती है, जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, सब प्रोसेसेस किसी न किसी सोल्यूशन में हो रही है। ठीक है। तो सोल्यूशन का मतलब बेटा होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances इज कॉल्ड सोल्यूशन की डिफिनेशन हो जाएगी। और जो जिनको मिलाया आपने उनके पार्टिकल्स की रेंज जो होगी, क्योंकि इसमें होता है एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, अभी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक होगा सोल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो जो उनके पार्टिकल्स के साइज की जो रेंज है वह यहां से यहां तक हो सकती है। ठीक है, याद रख पाओगे? डिफिनेशन याद रहेगी। याद रखना एक चीज, जो सोल्यूशन बनाते हैं लोग, जब अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे यह सपोज सुक्रोज है, ठीक है, और यह सपोज वाटर है, आपने मिला दिया। जब तक ये अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, जब मिलके बन जाएगा सोल्यूशन, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर, तो यह अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खो चुके होते हैं। अब इनकी नई प्रॉपर्टी हो जाती है। ये खास बात होती है सोल्यूशन की, याद रखना। मतलब ये अपनी पहचान खो देते हैं, और जब मिलाने के बाद, सोल्यूशन बनने के बाद, किसी सिंपल मेथड से आप इन्हें सेपरेट भी नहीं कर सकते। ये भी आपको याद रखना है। ठीक। और अब हम आते हैं इनके कंपोनेंट के नाम तो आपने सुना ही है। जो होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा? सोल्यूशन। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर को आप नाम देते हैं सोल्यूशन। ठीक। जब सोल्यूशन हो गया तो सोल्यूशन में दो चीजें बेटे होंगी, एक होगा सॉल्वेंट, ठीक है, एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा सोल्यूट। बेसिकली दो कंपोनेंट यहाँ पे होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। या आप में से कितने बच्चे हमको जो है सॉल्वेंट और सोल्यूट की डिफिनेशन बता सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं आप में से कोई? सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है? हाँ बोलिए। अच्छा, ऐसा बोला जाता है। तो मैक्सिमम जैसा आप बोले हैं, लिख के दे रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम बच्चे ही बोलते हैं। क्लास में जब क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास में जब टॉपिक आता है, तो यह क्वेश्चन बेसिक पूछते हैं। पूछने की वजह यह होती है क्योंकि यह बचपन से चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं। कहा ना मैं, जब से चैप्टर की शुरुआत होती है, केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, यह टॉपिक हर जगह मिलता रहता है, हर चैप्टर में नाम आएगा ही आएगा। तो हम लोग अक्सर सॉल्वेंट और सॉल्यूट बच्चों से पूछ दिया करते हैं। तो बच्चे बताते क्या है कि जिसको घोला गया है वो सॉल्यूट और जिसमें घोला गया है वो सॉल्वेंट। जैसा आपने बताया, जैसे लिख के दिया आपने, जिसको घोला गया वह सॉल्यूट और जिसमें घोला गया वो सॉल्वेंट। उदाहरण देते हो कि चीनी को पानी में घोला गया है तो चीनी मतलब सुक्रोज, सुक्रोज पानी में घोला गया है तो सुक्रोज हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट। ऐसा आप लोग अक्सर बोलते हैं, यही है ना? बोलिए, उसने भी आपके पास है। बेटा आज के बाद कहीं बोलिएगा
जो आपने बोला है कभी मत बोलिएगा कि जिसको घोलते हैं सॉल्यूट, जिसमें घोलते हैं सॉल्वेंट। ऐसी डिफिनेशन आप प्रयोग नहीं करेंगे, गलत है। वजह क्या है? अगर आप डिफिनेशन ऐसे यूज करोगे बेटा, जरा सोचो आप क्या बोल दोगे आप, तो बताओ। जैसे मान लो हम यहाँ पे दो लेते हैं कंटेनर, एक कंटेनर यहाँ लिया मान लो ऐसे, एक कंटेनर यहाँ लेते हैं ऐसे, दोनों में डिफरेंस क्या देखिए। एक कंटेनर में जो है पहले से इसमें हमने सपोज लिया है 100 ml वाटर, सपोज ऐसा लिया है 100 ml वाटर, ठीक है। और इसमें मिला दिया सपोज हमने 100 ml अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल मतलब सीधे है बस। एक कोई जो ड्रिंक पीने वाली शराब होती है, कह सकते हो, जो ड्रिंक करते हैं लोग, वो C2H5OH होती है, एथिल अल्कोहल बोलते हैं इसको, ड्रिंक की जाने वाला अल्कोहल है, ठीक है। OH होता है एलिफेटिक कार्बन पे, तो अल्कोहल बोलते हैं। और जब C2H5 के साथ ये एथिल अल्कोहल, ये ड्रिंक की जाती है। आगे ऑर्गेनिक के बताएंगे बहुत शानदार तरीके से इसकी पूरी कहानी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम पहले से मान लो, यहाँ से अगर पहले से अगर इसमें लिया हमने 100 ml एथिल अल्कोहल, मतलब अल्कोहल गैस, और यहाँ पे इसमें डाल दिया हमने 100 ml वाटर। अब बताओ हमको कि इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। जो आप डिफिनेशन बता रहे हो उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने डिफिनेशन बताया जिसको घोलते हैं सॉल्यूट, जिसमें घोलते हैं सॉल्वेंट, तो बताओ यहाँ पे कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे इसको डाला गया है वाटर के अंदर, तो आपके अकॉर्डिंग ये हो गया सॉल्यूट, यहाँ पे हो गया सॉल्वेंट आपके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे पहले से अल्कोहल 100 ml है, इसमें हमने वाटर डाला है, तो आपके अकॉर्डिंग इसको डाला गया है, तो ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट। बोलो। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, अब से याद रखना बेटा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को डिफाइन करने के लिए ऐसे बोलिएगा कि बाय वेट, ठीक है, बाय वेट, भार के अनुसार, भार के अनुसार जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, क्या रहेगा, ज्यादा, ठीक है। ज्यादा बोल, ज्यादा मतलब क्या, लार्जर, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे बोलेंगे आप सॉल्वेंट। और बाय वेट, बाय वेट जिसकी मात्रा होगी कम, ठीक है, उसे बोलेंगे आप सॉल्यूट। जो बाय वेट होगा कम उसे बोलेंगे सॉल्यूट, जो बाय वेट होगा ज्यादा उसे बोलेंगे आप सॉल्वेंट, ठीक है। ये तो हो गया, क्योंकि अब जैसे अब बाय वेट का मतलब यहाँ क्यों लिखना जरूरी है, जैसे यहाँ तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बराबर है, ये दोनों वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बराबर है, लेकिन वेट के अकॉर्डिंग दोनों अलग होंगे। यहाँ पे कैसे पहचानोगे किसका वेट के अनुसार, सॉरी किसका वेट ज्यादा है, 100 ml भी 100 ml भी है, वॉल्यूम बराबर हो गया, तो वेट कैसे कंपेयर करें, है ना, मतलब सॉल्यूट और सॉलिड कैसे पहचानें, ये डाउट आपको मन में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं। तो देखो बेटा यहाँ कैसे पहचानोगे आप, एक्चुअल में जो आपने पढ़ा होगा कि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, होता है कि नहीं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है इसका वॉल्यूम दिया गया है और इसे वॉल्यूम दिया गया है, दोनों का वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम दोनों के इक्वल हो गए, बी इक्वल हो गया, बस डी दोनों का अलग होगा, डेंसिटी। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मास ज्यादा हो जाएगा, जिसका मास ज्यादा हो जाएगा तो वह सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हाँ एक चीज, मास और वेट को लेके परेशान होना या फिजिक्स नहीं पढ़ना, ठीक है, फिजिक्स में चलता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मास और वेट में डिफर करते हैं, यहाँ पे दोनों सेम, ऐसा कुछ नहीं सोचोगे यहाँ भाई, तो आते हैं दोनों वॉल्यूम सेम है, बट डेंसिटी दोनों की अलग, अलग अलग कंपाउंड की डेंसिटी अलग अलग होती है, याद रखना इस चीज को। कैसे पहचानोगे, एक्चुअल में डेंसिटी का मतलब होता है जहां पे भाई जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच की डेंसिटी दूरी, जो मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स पास पास होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर उसकी डेंसिटी कम होती है। तो कैसे पहचानोगे वाटर और अल्कोहल में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी किसकी डेंसिटी कम होगी ना। तो आपने पढ़ा होगा कि जो ऐसे डेंसिटी का एग्जैक्ट मतलब ऐसे है, हम यहां लिखते हैं डेंसिटी जो होती है
वो डायरेक्टली होती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा बनेगा, मजबूत रहेगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और इसके लिए हम लोग जो है 4 तरह के होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसमें से एक नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद वान डेर वाल्स फोर्स मान लेते हैं। तो एक शब्द यहाँ बेटा आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जिसपे ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे ज्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो रिलेशन, रिश्ता मजबूत होगा। जब रिश्ता मजबूत होगा तो पास पास आ जाएंगे, जब पास पास आ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये टॉपिक आपको आगे और अच्छे से पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर में, जब पढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। एक्चुअली अभी आपने सब चीजें नहीं पढ़ा है ना आपसे, एक बस इतना जानिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां बनती है जहां कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बनती है जानते नहीं, या तो फ्लोरीन होना चाहिए या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, और इनके पास कम से कम होना चाहिए हाइड्रोजन। फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन, फोन, फोन FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन FON, वही होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O है, तो O पे H यहाँ पर भी है, O पर H यहाँ पे। याद रखना बेटा, फोन जिसके पास हो FON, क्या याद रखोगे, FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सब बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत तगड़ा होता है, मजबूत, ये पास पास आना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O है। जब दोनों के पास फोन है तो पहचानना है कौन इसमें से कौन ज्यादा मजबूत बनाएगा H बॉन्डिंग। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए ऐसे, लोन पेयर और H की संख्या, जिसके पास लोन पेयर और H की संख्या के इक्वल बनते हैं H बॉन्डिंग। तो देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ जगह है, यहाँ लिख देते हैं। जैसे H2O का मतलब यहाँ देखो ऐसे, ये हो गया H2O। ठीक है, अल्कोहल का मतलब ऐसे, स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे ऐसे, ये है अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास 2H है, O पे 2H है, उसके फोन के पास कितने H है, 2H है, इसका मतलब 2 और 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉनों का पेयर देखो ऐसे, एक यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों का पेयर, तो 2 यहाँ पर भी 2 + 2 ये 4 हो गया। यानी वाटर 4 H बॉन्डिंग कर सकता है, 2 H की वजह से और 2 लोन पेयर की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्डिंग कर सकता है। अल्कोहल पहले जरा, तो इसके पास देखिए O पर केवल एक ही H है, ये 5 HC के हैं, O पर केवल एक ही H है, तो 1 प्लस इसके पास 2 लोन पेयर है, देखो ऐसे। ठीक है, 2 3, यानी अल्कोहल 3 H बॉन्डिंग करेगा। तो वाटर के पास H बॉन्डिंग के सेंटर ज्यादा है, तो वाटर ज्यादा मजबूत H बॉन्डिंग करेगा, ज्यादा मजबूत H बॉन्डिंग करेगा तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम दोनों इक्वल है, तो वाटर का मास ज्यादा हो जाएगा। तो इस दोनों में वाटर का मास ज्यादा, जो बाई मास जिसका ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट, इसका मतलब यहाँ वाटर क्या सॉल्वेंट, तो यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट हो गया, पहचान लेते हैं। ठीक है भाई, तो सब चीजों को समझेंगे। यहाँ पे अभी आप समझो, डिफिनीशन समझो, आप क्या बोलना है, आप कभी नहीं बोलोगे क्या, जिसको घोलते हैं सलूट, जिसमें घोलते हैं सॉल्वेंट, पहली बात। दूसरा, ज्यादा हो तो सॉल्वेंट, कम हो तो सलूट। ठीक है, तो यहाँ लौटा जाओगे, आपको बोला जरूर, कैसे बोलोगे, बाई वेट ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट, बाई वेट कम होगा तो सलूट। बाई वेट लगाना जरूरी है, भार के अनुसार सोल्यूशन में जो ज्यादा होगा सॉल्वेंट, और जो बाई वेट भार के अनुसार कम होगा वो होगा सलूट। समझ गया ना, याद रहेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया सलूट और सॉल्वेंट दोनों की डिफिनेशन है, तो समझ गया डिफिनेशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट पहचान लोगे। अब H बॉन्डिंग चीज पहचान जाओगे, H बॉन्डिंग। अभी क्या होता है आगे समझना, FON याद रखो, फोन होना चाहिए, इसके पास H भी होना चाहिए, फोन के साथ H, तब करते हैं H बॉन्डिंग। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं अब सोल्यूशन के प्रकार, टाइप ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मिटाते हैं, अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन आप सोल्यूशन कर सकते हो या टाइप ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पढ़ लेते हैं इसका हम लोग क्लासिफिकेशन। तो अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले आप याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ
what number of components, number of components, नंबर के बेसिस। रियल में होंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही, बट कितने लोग सॉल्यूट और कितने लोग सॉल्वेंट ऐसे पहचानते हैं। ठीक, समझो पहले, अगर केवल दो ही कंपोनेंट है, इस बेसिस पे जो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो नाम ऐसे है बाइनरी, यानी कि अगर दो कंपोनेंट बनाए गए हैं तो यह हो जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ऐसे ही दूसरा नाम आ जाता है टर्नरी, तीन कंपोनेंट हो जाते हैं तो हो जाता है टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसे ही चार कंपोनेंट हो जाए तो हो जाएगा क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। ऐसे नाम यूज किए गए हैं एंड सो ऑन, ऐसे नाम बनते जाएंगे। बाइनरी का मतलब जहां पे केवल दो कंपोनेंट हो उसे आप नाम देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट जैसे आपने पानी में चीनी घोल दिया, शुगर घोल दिया, पानी शुगर, या शुगर बोल सकते हो, दो ही कंपोनेंट तो हुए। चाहे सॉल्ट इन वाटर, दो ही कंपोनेंट हुए। जहां पे केवल दो कंपोनेंट होंगे उसे आप नाम देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर इन वाटर बोल दीजिए, चाहे सुक्रोज इन वाटर बोल दीजिए, चाहे अल्कोहल इन वाटर बोल दीजिए, जहां पे केवल दो लोग रहे बस वो हो जाएगा सॉल्यूशन बाइनरी। ठीक है, अब आते हैं टर्नरी पे, तीन कंपोनेंट है, मतलब जैसे आपने सब बनाया शरबत, चीनी और पानी, शुगर एंड वाटर, उसमें आपने थोड़ा डाल दिया साल्ट, तो पहले से शुगर एंड वाटर है ये, आपने थोड़ा साल्ट नमक डाल दिया, मान लो NaCl, कितने लोग हो गए, तीन लोग हो गए, ये हो गया टर्नरी सोल्यूशन, है कि नहीं, हो जा रहा है। ऐसे आपने सबको बनाना है क्वाटरनरी सोल्यूशन, क्वाटरनरी मतलब चार कंपोनेंट वाला, तो आपने लिया पहले वाटर, वाटर में पहले डाला आपने सुक्रोज, दो हो गए, फिर डाला साल्ट, तीन हो गए, थोड़ा सा नींबू रस, है ना, कितने हो गए, चार कंपोनेंट, तो क्वाटरनरी सोल्यूशन, ऐसे नाम बनते जाते हैं। आपके सिलेबस में इस चैप्टर में पढ़ना है बाइनरी सोल्यूशन के बारे में। ठीक, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। तो एक्चुअल में हम लोग आइए अलग अलग तरह के बाइनरी सोल्यूशन के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इसको फर्दर क्लासिफाई करते हुए। ठीक, देखते हैं, देखिए अब दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बेसिकली तीन तरह के सोल्यूशन पाए जाते हैं, और उनको फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो 9 तरह के हो जाएंगे, 9 तरह के। ठीक है, दिखाते हैं आपको, बहुत शानदार, इसकी एग्जांपल आपको जानना बहुत जरूरी है। इस पे तो कई तरह के जो नीट एग्जाम होता है, मेडिकल एंट्रेंस कर सकते हो आप, उसमें इस पे पूछ चुका है, जो इसकी एग्जांपल आएंगे भी देखिएगा। और आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपको और अच्छी समझ होनी चाहिए, वाइवा में अक्सर टीचर पूछ देते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, दिखाते हैं आपको, तो लिखिए, यहाँ लिखते हैं ऐसे, समझ जरूर आएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ लिखते हैं हम सॉल्वेंट, और इधर लिखते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट, और यहाँ लिखते हैं बेटा इसका एग्जाम्पल, बेहतरीन तरीके से समझ आएगा आपको, देखते जाए। तो यहाँ से अब देखिए ऐसे शुरू होता है। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए फर्स्ट पे ये लेते हैं आपके लिए लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, देखिए इसमें क्या आता है। लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लेते हैं सपोज इसको लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, इसमें डाला जाएगा एक बार सॉलिड, फिर ये लिक्विड लिया जाएगा, लिक्विड डालेंगे एक बार लिक्विड हम लोग, फिर यहाँ लिक्विड लेते हैं एक बार, लिक्विड ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे गैस,
ठीक है, साथ में नोट्स बनाते चले आप लोग, पढ़ते हुए चले, साथ में नोट्स बनाते चले, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए, इससे लिक्विड सोल्यूशन हो जाएगा, इसमें 3 तरह के, फिर ऐसे सॉलिड सोल्यूशन 3 तरह के, फिर गैस सोल्यूशन 3 तरह के, 9 तरह के हो जाएंगे। ठीक है, इससे अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देखिए बेटा। अब एग्जाम्पल जब सोचो आप इन सभी क्या लगा है, आप सोचिए, सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट सॉलिड, मतलब लिक्विड ज्यादा मात्रा में हो और सॉलिड कम मात्रा में हो। क्योंकि बाई वेट जो ज्यादा होता है वही सॉल्वेंट होता है, जो बाई वेट कम होता है वो सॉल्यूट होता है। तो इसके एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। कुछ समझ आ रहा है क्या? नहीं समझ आ रहा? बहुत आसान है यार, कर दो। शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, शुगर समझते हो ना? वे सभी कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट से चले होते हैं। वे सभी कार्बोहाइड्रेट्स जो मीठे होते हैं टेस्ट में, वो शुगर कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है तो बात इनका जो एनर्जी देता है हम लोगों को, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो लास्ट का चैप्टर आपका है क्लास 12 का। ठीक, बट यहाँ जानो जितने कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं टेस्ट में, उन्हें शुगर बोल सकते हैं, बोलते हैं। किसी में आता है ग्लूकोज, इसी में फ्रक्टोज, इसी में सुक्रोज, सब आते हैं। ठीक, क्या शुगर इन वाटर, चाहे सुक्रोज इन वाटर, चाहे क्या ग्लूकोज इन वाटर, चाहे फ्रक्टोज इन वाटर, ऐसे बोल सकते हो आप। बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे। चाहे सॉल्ट इन वाटर, ठीक, सॉल्ट इन वाटर, नमक पानी में, नमक पानी। ठीक, नमक पानी बनाते हो तो नमक कम पानी ज्यादा रहता है ना, तो भी इसी एग्जाम्पल हो जाएगा। कर लोगे? नहीं समझे क्या भाई? कैसे? सॉल्ट इन वाटर, बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है, नर्वस मत होना इसको लेकर, बहुत से एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब देखो, लिक्विड लिक्विड यानी सॉल्वेंट भी लिक्विड हो और सॉल्यूट भी लिक्विड हो, ये तो बहुत कॉमन है यार, बहुत ज्यादा कॉमन है। जो ड्रिंक करते हैं वो आप मुझसे पूछिएगा, वो अल्कोहल लेते हैं, पानी में मिला लेते हैं और फिर आनंद लेते हैं, है ना? मतलब पानी में थोड़ा सा अल्कोहल लेते हैं, 30 ml के आसपास। जो पैक बनाते हैं ना, पैक ग्लास में लोग 30 ml होता है, तो पानी भरते हैं गिलास ग्लास में, ये हो जाता है अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल का मतलब यहाँ जो हम लोग ड्रिंक के रूप में यूज करते हैं क्या? C2H5OH, C2H5OH की बात कर रहे हैं। ठीक, यही ड्रिंक में यूज किया जाता है, एथिल अल्कोहल नाम इसका है, याद रहेगा ना? या और भी बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल है लिक्विड में गैस, मतलब सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट गैस है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल समझ आ रहा है क्या आपको? सॉल्वेंट लिक्विड ज्यादा हो और गैस कम हो, है ऐसा कोई? ऐसे भाई जानते हो, वाटर जो जल होता है तालाब में, चाहे कहीं का पानी हो, नदियों का पानी हो, समुद्र का पानी हो, यही बात करें, उसमें तो ऑक्सीजन होती ही है। अगर ऑक्सीजन ना होती तो उसमें जो एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल नहीं होती। जल में मछली या मेढक कैसे सर्वाइव करते हैं, है कि नहीं? O2 या और वैसे भी O2 इन वाटर, ये तो कन्फर्म है, क्या डिजॉल्व गई है। ऑक्सीजन कम होता है, वाटर ज्यादा होता है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है और O2 गैस यहाँ पे, गैस O2 गैस सॉल्यूट और वाटर यहाँ पे है सॉल्वेंट, लिक्विड है। या इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं। कौन से? जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आप लेते हो अगर, तो उसमें आते क्या है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोल सकते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, याद है कि नहीं? जितने ऐसे पदार्थ उसमें आप जिस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं, जैसे है ना, कोई भी, उस पर ये हो, कार्बोनेट होना चाहिए। बॉटल खोलते ही गैस निकलती है कि नहीं? हाँ, बियर बीच में आ सकता है, बियर बीच का एग्जाम्पल होगा, वो भी होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, तो इस तरह एग्जाम्पल आप पहचान लेते हो। यहाँ पे गैस निकलती है, यहाँ देख सकते हो आप, याद है ना आप लोग? फिलहाल छोड़ते हो बॉटल कोल्ड ड्रिंक की तो बाहर फेंकता तेजी से, इसका मतलब वहां पे लिक्विड में गैसें डिजॉल्व है, वहां पे मेनली होती है CO2 गैस। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने किया भी है, जानते हो इसके बारे में, एग्जाम्पल को आसानी से याद रख सकते हो। अदरवाइज ये भी याद रख सकते हो कि वाटर में अगर O2 डिजॉल्व ना होती तो एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल ना होती, जल में जीव जिंदा नहीं रह पाते, कह सकते हैं। ठीक, चलिए, ये तो हो गया 3 तरह देखा आपने। इसके बाद एक अगली देखो, ये हो गए 3 तरह के। इसके बाद दूसरा हो जाएगा सॉलिड सोल्यूशन।
सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें अब इसको हम लोग सॉल्वेंट को करते हैं सॉलिड, एक बार और इसको करते हैं सॉलिड, और यहाँ पे फिर एक बार करते हैं सॉलिड। सॉल्वेंट यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे सॉल्यूट के रूप में एक बार सॉलिड यूज कर सकते हो आप, एक बार आप लिक्विड यूज कर सकते हो, और एक बार आप गैस यूज कर सकते हैं। तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे हुए। देखिए सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट सॉलिड रहा, सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूट गैस। यहाँ पर भी तीन तरह के हो गए। तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे एग्जाम्पल में एग्जाम में पूछता था, एक ऐसे एग्जाम्पल को लिखिए जहां पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सॉलिड है, तो आपको वहां पे एग्जाम्पल देना होता है, या आपको चार ऑप्शन में से पहचानना होता है कौन इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे इस कैटेगरी चाहे इस किसी से एक से, तो आपको पहचानना होगा वहां पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ कि सॉलिड हमारा सॉल्वेंट हो, सॉलिड हमारा सॉल्यूट हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो होता है एलॉय, नाम सुना होगा एलॉय, जानते हो कि नहीं जानते हो? एलॉय का मतलब होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। इससे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका बन जाता है टू और मोर मेटल्स की। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल हो जाता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। कुछ एग्जाम्पल आपको अगर याद हो जाइए। देखिए सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाएंगे ढेर सारे वाले, क्योंकि बहुत व्यवहारिक राय के बारे में जानना चाहिए सबको। हम दो चार नाम बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपकी परीक्षा में पूछता है सर। ठीक, तो आप एग्जाम में कौन से आते हैं, सबसे पहले इसको समझो बेटा। आप देखो ऐसे, क्या आपने नाम सुना है ऑर्नामेंटल गोल्ड? जो औरतें गहने पहनती हैं सोने के, उसके बारे में सुना है आपने? कभी आप अपनी मम्मी के साथ या बहन के साथ कभी आप सुनार के यहाँ गए हो? स्वर्णकार के यहाँ गए हो कि नहीं? कभी सोना खरीदा है? चाहे कंगन हो, चाहे नाक का हो, चाहे कान का हो, लिया है कभी? वो कैसे मिलता है एक्चुअल में? जो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड, जो 100% गोल्ड होता है, वो बहुत सॉफ्ट, गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, तो वह ऑर्नामेंटल पर्पज से डायरेक्ट प्योर गोल्ड यूज नहीं हो सकता। उसकी मजबूती के लिए, हार्डनेस के लिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है। कॉपर यानी कह सकते हो कि Cu विथ गोल्ड, Au, Cu विथ Au, कॉपर गोल्ड के साथ यूज होता है। यहाँ पे गोल्ड भी सॉलिड है, ए भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड बन गया एलॉय, यानी कि ये एक एलॉय है। यही यूज होता है ऑर्नामेंटल पर्पज से, जो औरतें सोना यूज करती हैं वही है एक्चुअल में। चाहे कुछ भी बना हो, नाक का, कान का, हाथ का, वो सब गोल्ड के साथ कॉपर जरूर यूज रहता है। अब कैसे पहचानोगे? क्या कभी आपने, तो समझना पहले यहाँ लिखते हैं, जैसे कहीं भी लिखा है अगर 20 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 20 कैरेट लिखा हो सकता है, 22 कैरेट लिखा हो सकता है, ठीक है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे 18 कैरेट लिखा हो सकता है, ठीक ऐसे। अब इसका मतलब समझते हो नहीं यार? समझते हो? एक्चुअल में जब प्योर गोल्ड होता है तो 24 होता है, 24 कैरेट, ठीक है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट। अब उसमें 24 में से अगर दो हिस्सा कम करके इसमें 2 पार्ट कॉपर मिला दिया जाए, 2 पार्ट कॉपर, 2 + 22 24 हो गया। यानी अगर यह है 24 कैरेट का, इसका मतलब यह है कि यह 100% गोल्ड है। यह ऑर्नामेंटल पर्पज से यूज बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, अपने से टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसमें कॉपर मिलाते हैं मजबूती के लिए, हार्डनेस के लिए। तो यहाँ पे अगर 22 कैरेट है, इसका मतलब इसमें 2 कैरेट, 2 हिस्सा कॉपर का है और 22 हिस्सा क्या है? गोल्ड का है। यानी कि 22 का मतलब 2 + 22, तो जो इसमें गोल्ड का हिस्सा होता है उसी को कैरेट के पहले लिखा रहता है। कैरेट एक हिस्सा मात्रा की यूनिट। अगर 20 कैरेट है, इसका मतलब इसमें 20 गोल्ड है और 4 क्या यहाँ पे है? कॉपर है, तो 20 + 4 24 हो जाता है। अगर 18 कैरेट है, इसका मतलब 18 है, रिमेनिंग 6 पार्ट कॉपर का है, ठीक है। तो यह कैरेट का मतलब होता है। तो जनरली 18 कैरेट का गोल्ड मार्केट में अवेलेबल रहता है, जो गहने या ऑर्नामेंटल पर्पज यूज होता है 18 कैरेट का यूज होता है।
और जो थोड़ा सा और महंगा लेना चाहते हैं तो 22 कैरेट चले जाते हैं, 22 कैरेट। कैरेट का मतलब हो जाएगा सबको। सपोज 18 कैरेट गोल्ड दिया गया है, इसमें अगर निकालना हो आपसे गोल्ड का परसेंटेज पूछ दे। एक बार पूछा गया था इस एग्जाम में कि 18 कैरेट गोल्ड है तो उसमें कितना परसेंट गोल्ड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो करना आसान होगा आपके लिए। ऐसे आपने कर दिया, ये तो पता है कि 24 अगर है, 24 सम होना चाहिए। 18 कैरेट का मतलब 18 पार्ट गोल्ड है तो 6 पार्ट यानी कि 24, दोनों का सम 24 होना चाहिए। तो 18 गोल्ड हो जाएगा, तो 18 प्लस 6 करो 24 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हो आप कि 24 में 18 पार्ट गोल्ड का है। ठीक है, 18 गोल्ड 18 पार्ट का है। एक करोगे तो यह 18 अपान हो जाएगा 24, इससे 100 होता तो कितना होता, 18 अपान 24 इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, जब कट करोगे 75% आ जाएगा, यानी ये 75% गोल्ड यहाँ पर है, ऐसे पहचानते हैं। तो आपसे अगर 20 कैरेट गोल्ड में पूछे कितना परसेंट गोल्ड है, तो यहाँ पे आपका 24 में 20 होगा, एक में आई कैलकुलेट, तो आप ये इस कैरेट का मतलब होता है। ठीक है, ये गोल्ड जो यूज होता है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम इसी पे एग्जांपल की बात कर रहे हैं, देखो दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, यहाँ पे एक नाम सुना होगा आपने, ब्रास, सुना है? याद रखना, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। यानी ये एक ऐसा एलॉय है, मिश्र धातु हिंदी में बोलते हैं इसको। एलॉय की हिंदी होती है मिश्र धातु। दो या दो से ज्यादा मेटल एक साथ होंगे होमोजेनियस फॉर्म में, इसका नाम हो जाएगा एलॉय। तो ब्रास नाम सुना हो तो कॉपर और जिंक 29 नंबर जानते हो, कल के मेटल्स हैं। अगर आपने पढ़ा हो पीरियोडिक टेबल तो नाम सुना होगा कॉपर और जिंक अगल बगल होते हैं, दोनों मिलते हैं बन जाता है एक एलॉय, उसका नाम है ब्रास। ठीक है, ब्रास। यह थोड़ा सा इसमें फ्रिक्शन कम होता है और इस पे रस्ट भी, जंग भी नहीं लगता है, तो यह बहुत यूजफुल मेटल है, मतलब कि एलॉय। ठीक है, ऐसे एक होता है ब्रांज, ये भी नाम सुना होगा, ब्रांज। ये एक्चुअल कॉपर और एसएन का होता है, यह कॉपर और एसएन का एलॉय है। ठीक है, ऐसे ब्रांच बहुत फेमस है। ऐसे ही एक होता है गन मेटल, गन मेटल। एक्चुअल जो गन मेटल होता है ये भी एलॉय है, ब्रास कॉपर जिंक का एलॉय है, ब्रांच कॉपर और एसएन का एलॉय है। ऐसे ही गन मेटल जो है ये ब्रास और ब्रांच का अगर है, दोनों मिले होते हैं, ये दोनों में धातु मिला दी जाती है। एक्चुअल में जब तक दोनों में कॉमन है, याद रखना अगर गन मेटल की बात की जाए तो ब्रांच ब्रास गन मेटल, इसके बाद याद करना। और ये दोनों को मिलाने पर बन जाता है गन मेटल। गन नाम समझ क्या, कहाँ यूज हो रहा होगा इसका। कॉपर कॉमन है तो कॉपर हो गया कॉमन। ठीक है, जेडएन है और एसएन है, ये तीनों मिल जाते हो बन जाता है गन मेटल। ये बहुत फेमस एलॉय है। ऐसे ही एक है, इसके बाद आता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। यह एक एलॉय है मेनली इसका हिस्सा, कॉपर निकल एंड जिंक का, ये तीन मेटल्स का एलॉय है, कॉपर निकल जिंक। नाम है जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर है भी नहीं। याद रखना, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता सिल्वर के बारे में, और नाम है जर्मन सिल्वर। ये चार मुख्य एलॉय हैं, और ये पांचवा ऐसे, इनको आप याद रखना, बहुत काम आएंगे आपने। ठीक है, यह रियल में एग्जाम्पल किसका है, सॉलिड सॉलिड का, नहीं सॉलिड सॉलिड और सॉलिड सॉल्यूट का। ठीक है, इसमें याद रख पाओगे ना? ठीक है, अब आते हैं सॉलिड के साथ लिक्विड। इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, सॉलिड के साथ लिक्विड देते हैं, तो जानते हो सॉलिड ज्यादा हो लिक्विड कम हो, बोलिए। लिक्विड कम और सॉलिड ज्यादा। बोलो, नाम सुना है अमलगम, सोडियम अमलगम। मतलब बेसिकली होता है, इसको बोलते हैं अमल गमेटेड मेटल, अमल गमेटेड मेटल बोलते हैं इसको बेसिकली। तो यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, देखो यहाँ पे होगा Na विद Hg, Na विद Hg। ऐसे ही एक नाम और सुना हुआ जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। इसका मतलब क्या है, जिंक अमलगम का मतलब होता है Zn विद Hg। ठीक है, सब जानते ही हो Hg क्या है, लिक्विड, एक इकलौता मेटल है जो लिक्विड होता है। ठीक, लिक्विड हो गया।
और जिंक सॉलिड हो गया। तो एक सॉलिड एक लिक्विड, सोडियम सॉलिड और मरकरी लिक्विड, तो ये इसकी एग्जांपल आ गया। इसको बोलते हैं अमलगमेटेड मेटल। जिंक अमलगम कहा जाए, जिंक अमलगम कहा जाए तो इसका मतलब जिंक के साथ मरकरी है। सोडियम अमलगम कहा जाए, इसका मतलब सोडियम के साथ मरकरी। इकलौता मेटल है मरकरी जो लिक्विड, जानते होंगे, जानना चाहिए, अब से याद रखना। ठीक है, ऐसे ही अब सॉलिड गैस, बस सॉलिड सॉल्वेंट हो और गैस यहाँ पे सलूट। कुछ ऐसा एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? सॉलिड हो सलूट और गैस हो यहाँ पे आंसर, सॉलिड हो सॉल्वेंट और सलूट हो गैस। सॉलिड बाई वेट ज्यादा हो और गैस बाई वेट कम, मतलब ये नहीं याद आ रहा? अच्छा एक चीज तो आपको, क्या आपने कभी ये रिएक्शन देखी है क्या? कहाँ लिखते हैं? हाँ यहाँ लिखते हैं। कभी आपने रिएक्शन देखा है CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इससे जब कराते हो हाइड्रोजनेशन CH3 बनता है, मतलब एल्कीन या एल्काइन, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जब कराते हो हाइड्रोजनेशन बन जाता है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड। यहाँ पे एरो पे आपने देखा होगा, या तो लिखा रहा होगा Ni निकिल, या लिखा रहा होगा Pd, या लिखा रहा होगा Pt। मेनली यही तीनों मेटल्स या इनका ऑक्साइड वगैरह होते हैं, या इनका कोई कंपाउंड हो सकता है। निकिल होगा, पैलेडियम होगा या प्लेटिनम होगा। एक्चुअली यही तीन मेटल्स ऐसे हैं, इनके कंपाउंड हो सकते हैं जो हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, मतलब एडिशन ऑफ H2। तो भैया पाई बॉन्ड था ना, इस पे H2 जुड़ गया, एडिशन ऑफ H2 को जोड़ते हैं। आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, हाइड्रोजिनेशन जहां जहां पर होता है वहां पर आपने या तो Ni या Pd या Pt देखा है। ठीक है, तो एक्चुअल में करते क्या है, ये लोग पहले इस H2 को खुद पकड़ते हैं, एडजॉर्ब बोलते हैं इसको, एडजॉर्प्शन, हिंदी में अधिशोषण, ऊपरी सतह से पकड़ लेते हैं और फिर इनके पास भेज देते हैं। तो इनकी सरफेस पे यह H2 एडजॉर्ब हो जाती है, मतलब इसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेटेड मेटल। तो तीनों के याद रखना, निखिल प्रसाद पंडित, निखिल प्रसाद पंडित, Ni Pd और Pt, यही होते हैं जो H2 को एडजॉर्ब करते हैं। कहीं पर भी H2 का एडिशन हो रहा है, समझ रहे हैं वहां पे क्या, या तो Ni होगा या Pd या Pt या इनके किसी कंपाउंड, कोई कंपाउंड इनके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ ये हो गया, आप इसे याद रखना। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, हाइड्रोजिनेटेड मेटल, हाइड्रोजिनेटेड मेटल ऐसे। अब इसमें नाम की बात आ जाए तो लिखना है H2 विद Ni, या H2 गैस विद पैलेडियम, या H2 गैस विद प्लेटिनम। तो यहाँ पे Ni भी सॉलिड है, Pd भी सॉलिड है, Pt भी सॉलिड हो गया, और H2 गैस यहाँ साथ हो जाएगा। तो अब तीनों में से कोई एग्जांपल बोल सकते हैं, H2 गैस विद Ni, या H2 गैस विद Pd, या H2 गैस विद Pt, ऐसे ये तीनों एग्जांपल इसी के हो जाएंगे, याद रख पाएंगे ना? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये तो हो गया, इसके बाद थर्ड पे सॉलिड के बाद हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन एक्चुअली जो नाम पड़ा है किस बेसिस पे, देखिए जो नाम पड़े हैं सॉलिड के बेसिस पे होते हैं, क्योंकि जो जो सॉल्वेंट होता है एक्चुअल में, जो सॉल्वेंट सॉल्यूट उसी की फिजिकल स्टेट को एक्वायर कर लेता है। तो एक तरीका कुछ और सिखाते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचान हो गया। तो सोल्यूशन बनने के बाद जिसकी फिजिकल स्टेट को एक्वायर कर लेता है वही होता है रियल में सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे पहचानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है वही यहाँ सोल्यूशन का टाइप है। देखिए यहाँ लिक्विड था तो लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सॉल्वेंट है तो सॉलिड सोल्यूशन, और यहाँ गैस होगा, गैस के बाद क्या गैस होगा, यानी सॉल्वेंट हमारा होगा गैस। तीन बार यहाँ भी पॉसिबिलिटी होगी, तीन पॉसिबिलिटी गैस। अब इसमें एक बार मिलाएंगे हम लोग सॉलिड, फिर एक बार मिलाएंगे हम लोग लिक्विड, फिर मिलाएंगे हम लोग गैस। तीन पॉसिबिलिटी यहाँ भी होगी, और तीनों एग्जाम्पल देखिए ऐसे। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल देखते हैं। तो गैस में सॉलिड, गैस में सॉलिड, गैस ज्यादा हो सॉल्वेंट के रूप में है, सॉलिड ऐसे। कोई व्यवहारिक एग्जांपल जो आप देखते आए हैं, धूल का क्या विचार है, धूल के बारे में, डस्ट के बारे में, डस्ट, डस्ट पार्टिकल इन एयर ना, क्या बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल इन एयर, इसे याद लो डायरेक्ट, डस्ट पार्टिकल इन एयर।
इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। या एक और इसका एग्जांपल है, कह सकते हो कैम्फर, नाम सुना है ना, कैम्फर इन N2 गैस, कैम्फर इन N2 गैस, देखिए ये भी हो जाएगा इनमें। कैम्फर सॉलिड जानते ही हो आप, सॉलिड कैम्फर हो गया और N2 गैस हो गई, इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। या डस्ट पार्टिकल याद रख सकते हो, या केवल डस्ट भी लिख सकते हो, एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब गैस में लिक्विड, गैस सॉल्वेंट हो और लिक्विड सोल्यूट हो, मतलब लिक्विड कम हो और गैस ज्यादा हो, जैसे एग्जांपल वाटर वेपर, है ना, वाष्प कह सकते हो, केवल वेपर लिख सकते हैं यहाँ पे, वाटर वेपर इसका एग्जांपल हो सकता है। या केवल वेपर बोल दो बस, किसी की एयर में तो रहती है, एग्जांपल तो हो ही जाएगा। या और चाहो एग्जांपल और हो जाएंगे, जैसे हम बात करें, हाँ, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है ना, क्लोरोफॉर्म लिक्विड जानते हो, इन N2 गैस, ये बहुत आसानी से डिलीट जाता है N2 गैस में। तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, N2 गैस है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड और N2 गैस, इसका एग्जांपल भी हो सकता है, ठीक है ना, ये भी याद रख सकते हो, याद लिख लीजिएगा। और गैस में गैस यानी गैस सॉल्वेंट और गैस सॉल्यूट, तो कॉमन सी बात है, एयर सिंपल एयर लिख सकते हैं केवल, है ना। या मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 ऐसे लिख सकते हो आप। या केवल सिंपली एयर लिख सकते हो आप, एयर में कैसे रहता है, एयर में तो यही हाल है, और यहाँ लिख सकते हो आप एयर, ऐसे हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, ऐसे पहचान सकते हैं। ये तो आपने देखा सोल्यूशन। अब यहाँ पे अगर फिजिकल स्टेट की बेसिस पे बात करें तो देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट 3 हो गए, फिर 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, कुल 9 तरह के हैं और सभी एग्जाम्पल हो गए। इसमें से अक्सर जो भी आपसे कोई पूछ देता, मान लीजिए कि एक ऐसे सोल्यूशन का नाम बताइए जहां पे सॉल्वेंट भी लिक्विड होता है, सॉल्यूट भी लिक्विड होता है, तो ऐसे पहचानना, इन 9 में से कोई पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये इनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे रहा इनका क्लासिफिकेशन। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, एक एक लेक्चर एक एक टॉपिक कवर करेगा, पूरा चैप्टर आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा, ठीक है। 11th एग्जाम देके पास कर चुके हो तो आप 12th की केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या प्रिपरेशन कर रहे हो कंप्यूटर एग्जाम की, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा चैप्टर, ठीक है। आज इतना है, थैंक यू।